साइंस में आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है लर्नवेल साइंस 6 का चैप्टर नंबर 3 क्लीनिंग फूड। तो क्लीनिंग फूड इस चैप्टर का नाम है, लेकिन वस्तुतः इस चैप्टर में सेपरेशन के बारे में पढ़ना है। तो सेपरेशन के बारे में जानने से पहले हम कुछ वर्ड है उसके बारे में जानें, जैसे मिक्सचर, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, इन सब के बारे में जानें। उसके बाद हम लोग सेपरेशन पे आएंगे। तो देखिए मिक्सचर क्या है। मिक्सचर है मिक्सचर और कंपाउंड दो वर्ड है। तो दो वर्ड है और इससे ही आप समझोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मिक्सचर में जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं और एक नया पदार्थ नहीं बनाते। लेकिन जब कंपाउंड उसको कहते हैं कि जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है तो वो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। इससे एक नया सब्सटेंस बनता है और उसी को कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। और कंपाउंड बनने के बाद जिस दो सब्सटेंस से वो कंपाउंड बनता है उसमें उस दोनों सब्सटेंस का कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता है। लेकिन एक मिक्सचर में जिस भी वस्तु से सब्सटेंस से या वस्तु से मिल करके मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर में उन सभी सब्सटेंस का गुण जो है अलग अलग विद्यमान होता है। जैसे एयर इज अ मिक्सचर, एक मिश्रण है, मिक्सचर है एयर। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, नियोन है, सब तरह की बहुत सारी गैस, धूल, कण सब पाया जाता है। तो इसमें सभी का गुण जो है वो अलग अलग है और सभी का गुण एयर में विद्यमान होता है। लेकिन आप घोंघा के बारे में बताए थे कि उसका जब हम स्नेल्स पढ़ा रहे थे तो घोंघा स्नेल्स के बारे में पढ़ाए थे कि उसका ऊपरी जो आवरण होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और उसका एक फॉर्मूला भी लिखाए थे CaCO3। तो वो क्या है CaCO3? कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों जब आपस में एक निश्चित अनुपात में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे से, तब जाकर के एक कंपाउंड बना और उसका नाम रखा गया कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का अपना गुण होता है, उसमें कैल्शियम का गुण विद्यमान नहीं होता है, कार्बन का गुण विद्यमान नहीं होता है, ऑक्सीजन का गुण विद्यमान नहीं होता है। तो आई थिंक आप मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर समझ गए हो। अब आते हैं प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ होता है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस एक से अधिक पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो इसका एक सिंपल उदाहरण है जिसको कि आप लोग उसके बारे में सुने भी होंगे। जैसे हम जल की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो जो पानी हम लोग पी रहे हैं साधारणतः, चाहे वो फिल्टर्ड वाटर हो चाहे जो वाटर हो, वो सभी का सभी इम्प्योर वाटर में आता है। तो अब प्रश्न उठता है कि प्योर वाटर कौन सा है? तो प्योर वाटर होता है कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद, जो हम आगे इस चैप्टर में बताएंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस,
तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद जो पानी हमें प्राप्त होता है उसको हम शुद्ध वाटर कहते हैं, प्योर वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं कि जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, और इम्प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं जो एक से अधिक पार्टिकल्स से बना होता है, उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सेपरेशन में। सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलग करना। यानी कि जब दो या अलग किसको करेंगे? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से मिला हुआ रहेगा तभी ना उसको हम अलग कर सकते हैं। तो सेपरेशन वही हुआ कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक जगह पर हो और उसको हम उसके रंग के आधार पर, उसके गुण के आधार पर हम अलग कर रहे हों एक दूसरे से, उसके प्रॉपर्टी के आधार पर अलग कर रहे हों, तो उसी को सेपरेशन कहते हैं, सेपरेट। आपको सेपरेट, दो को अलग करने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए कि क्या वजह है। तो वजह क्या बनेगा? उसका रंग बनेगा, उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण बन सकता है। और तो इस तरह से हम वस्तुओं को सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में जानें। तो मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो कई तरह का होता है। तो उसमें है कि कुछ सॉलिड को सॉलिड से अलग करने के लिए कुछ प्रोसेस है। तो वी सेपरेट सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड। तो इसके लिए हम 4 मेथड पढ़ते हैं। यह है स्विमिंग, दूसरा है हैंड पिकिंग, तीसरा है थ्रेसिंग और चौथा है विनोइंग। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ insoluble solids from liquid। तो इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। ये अलग अलग नहीं है, वस्तुतः ये दोनों एक ही है। ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन ये दोनों एक ही है, इसको अलग मेथड हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है फिल्ट्रेशन। उसी तरह एक है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। और इसमें हम लोग इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, और दूसरा है डिस्टिलेशन। और तीसरा जो है, चौथा जो है वो है सेपरेशन ऑफ insoluble liquid from another liquid। उसके बारे में फिर बाद में बताएंगे। तो आते हैं एक एक करके। सबसे पहला है स्वीविंग। ये क्या है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अनदर सॉलिड्स। मतलब सॉलिड को सॉलिड से अलग करना, ठोस को ठोस से अलग करना। तो सबसे पहला है स्वीविंग। स्वीविंग ये होता क्या है?
तो स्वीविंग आप आमतौर पर अपने घर में और अपने आसपास प्रत्येक दिन देखते हो। सबसे पहला उदाहरण स्वीविंग का है कि आपकी माँ जब रोटी बनाने से पहले आटा गूंथती है तो वो एक चलनी का प्रयोग करती है और उसके मदद से आटा को चालती है। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर जैसे अभी बरसात का मौसम है, अपने आप छोटा छोटा कीड़ा आटा में हो जाता है, वो कीड़ा भी निकल जाता है, या कुछ आटा में अगर कोई अलग तरह का गंदगी हो तो वो भी सेपरेट हो जाता है और आटा जो है चलनी से निकल करके, स्वीव से निकल करके अलग हो जाता है और वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है वो अलग हो जाता है। तो ये आप अपने घर में प्रत्येक दिन देख रहे होंगे। या तो फिर एक अगल बगल कहीं अगर मकान वगैरह बन रहा होता हो तो वहाँ पर आप देखते होंगे एक बड़ा सा चलना होता है और उस पर क्या करता है मजदूर, उस पर बालू डालता है तो जो बालू का छोटा कण होता है वो निकल जाता है और बालू में जो मिट्टी वगैरह रहता है वो चलना के ऊपर ही रह जाता है। तो यही है स्वीविंग प्रोसेस। वी सेपरेट वन solid to another solid with the help of sieve is called sieving। तो इसमें हम किस आधार पर दो वस्तु को अलग कर रहे हैं? तो आप देखते होंगे कोई भी चलनी जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप का छिद्र होता है, होल होता है उसमें। तो सेपरेट किस आधार पर होता है? साइज के आधार पर। जो इसके छिद्र से आर पार हो जाए वो अलग हो गया, पार हो गया वो अलग हो गया, और जिसका साइज उस छिद्र से बड़ा है वो ऊपर ही रह जाता है, वो चलना के उस तरफ नहीं जाता है। तो हम किस आधार पर स्वीविंग के द्वारा सेपरेशन करते हैं? तो इसका सबसे आसान उत्तर होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड्स, वस्तु के साइज के अनुसार। जिसका साइज इस छिद्र से छोटा है, जो इससे आर पार हो सकता है, वो उस तरफ चला गया, चलनी के उस तरफ, और जिसका साइज बड़ा है वो चलनी के ऊपर ही रह गया। तो इस तरह से हम इसको स्वीविंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्वीविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच वी सेपरेट वन सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड विद द हेल्प ऑफ स्वीव। अब है क्वेश्चन, इसमें कभी कभी ये पूछ देता है ऑन द विच बेसिस वी सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड वाई मेथड ऑफ स्वीविंग, यानी कि स्वीविंग में आप किस आधार पर वस्तुओं को अलग करते हो। तो अब क्या होगा, कौन सा आधार होगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अब आइए सेकेंड, हैंड पिकिंग। सेकेंड मेथड है हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले आप डिजायरेबल और अनडिजायरेबल सब्सटेंस के बारे में जानें कि किसी मिश्रण है, मिक्सचर है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ उसमें हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु हो, तो उसको जो हमारे लिए आवश्यक हो उसको हम डिजायरेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जिसकी हमें कोई उपयोगिता नहीं है उसको हम अनडिजायरेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो हैंड पिकिंग में ये मेथड ये चीज काफी मायने रखता है कि पहला चीज तो हैंड पिकिंग के द्वारा हम बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी मेहनत का काम है और काफी धीरे धीरे ही हो सकता है, तो इसमें काफी टाइम लगता है। तो हैंड पिकिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए? पहला चीज क्या महत्वपूर्ण है कि वस्तु जो मिक्सचर है उसका क्या होगा, संख्या क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए।
यानी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल सब्सटेंस का जो मिश्रण है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, तभी हम हैंड पिकिंग के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा कि जो डिजायरेबल सब्सटेंस हो उस मिक्सचर में उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए और अनडिजायरेबल सब्सटेंस की मात्रा काफ़ी कम होनी चाहिए, तभी हम हैंड पिकिंग के द्वारा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं आसानी से। नहीं तो क्या होगा, काफ़ी अधिक समय लगेगा। तो इसका हैंड पिकिंग का एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। आपके घर में भी ये प्रत्येक दिन होता है कि जब आपकी मम्मी या बहन जो भी है घर में खाना बनाती हैं, तो चावल बनाने के पहले आप देखते होंगे वो थाली में या किसी भी चीज़ में ले करके क्या करती हैं, उसमें जो कभी कभी उसमें क्या होता है, काला चावल रहता है वो हो जाता है, या तो दुकानदार वगैरह उसमें छोटा छोटा कीड़ा भी ये कंकड़ भी मिला दिया करता है छोटा छोटा, ताकि उसका वजन चावल का बढ़ जाए। तो आप जो खाना बनाते हैं आपके घर में, उसको आप देखते होंगे कि वो चावल को एक एक कर करके अलग करती है। तो घर में सदस्य कम होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो निश्चित है कि थोड़ा सा चावल में से अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ये पत्थर वगैरह या क्या कहते हैं आपका जो चावल काला हो जाता है उसको अलग करना होता है। तो क्या है, अनडिजायरेबल काफ़ी कम है, उसको हम आसानी से घर की महिलाएं अलग कर लेती हैं। तो हैंड पिकिंग क्या है, एक मेथड है किस चीज़ का, सेपरेशन का। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हैंड पिकिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच वी सेपरेट undesirable substance from desirable substance by the help of hand। हाथ के मदद के द्वारा डिजायरेबल यानी वांछित वस्तुओं से अवांछित अनडिजायरेबल सब्सटेंस को जब हम अलग करते हैं तो हाथ के सहायता से, उसी को हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या सेपरेट कर रहे हैं, एक अनडिजायरेबल सॉलिड को डिजायरेबल सॉलिड से अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से हैंड पिकिंग मेथड काम करता है सेपरेशन के लिए। थर्ड वन है थ्रेशरिंग। तो थ्रेशरिंग में क्या होता है, थ्रेशरिंग अब तो काफ़ी अलग हो गया है। तो थ्रेशरिंग कई तरह का होता है। तो सबसे पहले जानिए कि थ्रेशरिंग होता क्या है। तो थ्रेशरिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच वी सेपरेट, क्या चीज सेपरेट करते हैं, अनाज को डंठल से अलग करते हैं। तो जब हम डंठल से अनाज को अलग करते हैं वही है थ्रेशरिंग। तो इसका मेथड, थ्रेशरिंग करने का कई मेथड होता है। अब तो मशीन का यूज किया जाता है जिसको कि थ्रेशर कहते हैं। तो उस थ्रेशर के सहायता से अनाज को अलग कर लेते हैं और जो डंठल है, खरपतवार है, वो अलग हो जाता है। तो ये थ्रेशरिंग हुआ। दूसरा है कि आप जब थ्रेशर वगैरह नहीं था, पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि एक जगह फसल को इकट्ठा करते थे थोड़ा थोड़ा कर करके, उसके ऊपर उसके बीच में एक मोटा लठ जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और लंबे रस्सी के द्वारा जानवर को बांधा जाता था, बैल को, भैंसे को बांधा जाता था और उसके ऊपर वो उसको चलवाते थे, जिससे क्या होता था, पका हुआ फसल से अनाज अलग हो जाता था और डंठल अलग हो जाता था। तो वो है। या दूसरा मेथड है कि डंटा से पीट करके, या तो फिर जैसे धान को हम सेपरेट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम एक पटरा या खटिया वहाँ पर डालते हैं और उसके ऊपर धान के बंडल को जोर जोर से पटकते हैं, जिससे क्या होता है, धान जो होता है वो डंठल से टूट करके अलग हो जाता है, इकट्ठा होते जाता है और उसके पुआल को हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से कई तरह से हम थ्रेशरिंग कर सकते हैं। तो थ्रेशरिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम its stalk by wetting the stalk with a stick
और बाई एलोइंग बुलॉक और टेम्पर द सॉल्ट और बाई यूजिंग मशीन्स। तो ये हुआ आपका थ्रेशरिंग। अब है विनोइंग। तो ये चीज़ भी आप अपने लाइफ में अभी तक के लाइफ में देख चुके होंगे, खास करके वैसे बच्चे जो जिसके घर में खेती होता है वो इस चीज़ को आसानी से देखता होगा। अब अभी थ्रेशरिंग के बाद की प्रोसेस से विनोइंग होती है। आम घरों में क्या होता है कि जब आप धान को डंठल से अलग करते हो पीट करके, तो क्या होता है उसमें पुआल भी उसके साथ रहता है, तो धान का वजन ज़्यादा होता है और पुआल वगैरह या खर पर पात जो होता है उसमें उसकी वजन काफ़ी कम होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हवा किस दिशा से चल रही है और उसको क्या करते हैं, उठाते हैं और धीरे धीरे करके इस तरह से सूप के द्वारा उसको धीरे धीरे करके हवा के दिशा में गिराते हैं। तो धान वगैरह का वजन अधिक होता, धान का वजन अधिक होता है या दूसरे अनाज का वजन अधिक होता है, तो वो सीधे हवा से वो दूर नहीं जा पाता है, उसका वजन इतना ज़्यादा होता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। और लेकिन खर पर पात क्या होते हैं, वो हवा के झोंकों से दूर जा कर के गिरते हैं, तो उसको हम अलग कर लेते हैं और जो हमारा अनाज होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये है आपका विनोइंग प्रोसेस। तो विनोइंग भी एक सेपरेशन का मेथड है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विनोइंग, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच वी सेपरेट, क्या यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात है कि किस बेसिस पर सेपरेट कर रहे हैं। तो आप अभी हम बताएं कि क्या जो जिसका वजन अधिक हो वो यही रह जाता है और दूसरा हवा के मदद से जो हल्का है वो उड़ के चला जाता है। तो क्या होगा, उड़ के जो चला गया वो क्या हुआ, लाइटर ऑब्जेक्ट, और जो यहीं पे रह गया वो क्या हुआ, हैवी ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करते हैं, विनोइंग को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन in which we separate lighter heavier particle from lighter particles with the help of wind। हवा के द्वारा, विंड किसको कहते हैं, बहती हुई हवा को कहते हैं। तो विथ द हेल्प ऑफ विंड, जब हवा नहीं बह रही होगी तो उसको ढकेलने वाला, जो हल्का पदार्थ है उसको ढकेलने वाला कोई नहीं है, तो आप बिना हवा चले उसको जब आप सेपरेट करना चाहोगे तो वो संभव नहीं है। वो दोनों एक ही साथ फिर गिर जाएगा। आप बार बार कोशिश करोगे, बार बार वो एक ही साथ गिरेगा, क्योंकि हवा उसको ढकेलने में असक्षम है, उतनी तेज गति से वो चल नहीं रही है। तो वही इसीलिए पीछे क्या लगा डिफिनेशन में, विद द हेल्प ऑफ विंड। विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच वी सेपरेट हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर वन विद द हेल्प ऑफ विंड। तो इस तरह से ये चार मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं सॉलिड को सॉलिड से। अब हम लोग आते हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। तो जो लोग गांव में रहते हो उसके लिए समझना बहुत ही आसान है। क्या भाई, तो अभी वर्षा 2-4 दिनों से लगातार हो रहा है, 5 दिनों से, तो आप देखे होंगे कि जो नदी नाले हैं, नदी नहीं जो छोटा छोटा पोखरा है या आहर वगैरह है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो गया। आप जाओगे और आदत होता है, बच्चों का आदत होता है, हम लोग भी बचपन में उस तरह से किया करते थे, आप लोग भी करते ही होंगे। जाते हुए देखते हैं पानी है, पत्थर उठाए पानी में मारते हैं। तो जब उस पानी को आप जब पत्थर मार करके ध्यान से देखोगे तो कुछ समय के बाद वो नीचे से वो गंदा हो जाता है। बाकी पानी, अगल बगल का पानी साफ रहता है, जहाँ पर पत्थर गिरता है वहाँ का पानी गंदा हो जाता है। फिर आप मार करके पत्थर आगे बढ़ गए, फिर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के बाद जब लौट करके आओगे तो जहाँ पर पत्थर मारे हो और उस पानी को देखोगे तो फिर पहले जैसा साफ है। तो क्या हुआ यहाँ पे,
बस आपका यहीं पर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हो चुका है वहां पे। जैसे आप पत्थर मारे, नीचे पानी तो अधिक है नहीं, पत्थर आपका पानी से होते हुए सतह, मिट्टी के सतह से टकराया। सतह से टकराने के बाद क्या हुआ कि जो वहाँ पे मिट्टी है या बालू है वो क्या हुआ, पत्थर आपके टकराने से ऊपर उठा। ऊपर उठा तो क्या हुआ, वो गंदा हो गया वहाँ का पानी, यानी मिट्टी या बालू उसमें मिल गया। आप तो मार करके चल गए थे, उस दौरान फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका वजन, मिट्टी और बालू का वजन अधिक है, वह पुनः धीरे धीरे करके वो सतह पर जा करके बैठ गया। आप जब उधर 15 मिनट 20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद जब लौट करके आए, तब तक मिट्टी और बालू का अंश वो क्या हुआ, जमीन पर बैठ गया। तो जमीन पर जो बैठ गया तो ऊपर वाला पानी फिर से साफ हो गया। तो जब आप लौट के आए तो फिर आपको साफ पानी दिखा। तो यही हुआ सेडिमेंटेशन, कि जब इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो है लिक्विड में मिला हुआ है, वाटर में मिला हुआ है, तो जब उसको हम क्या करते हैं कि एक बीकर में लेकर के स्थिर छोड़ देते हैं बिना इसको हिलाए डुलाए। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो है वो धीरे धीरे हैवियर सब्सटेंस होने के कारण धीरे धीरे करके वो सतह पर बैठ गया। उस इस बीकर के सतह पर धीरे धीरे करके वो बैठ गया। इसके ऊपर ये पानी है। तो इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन, जो धीरे धीरे करके इनसॉल्युबल सॉलिड जो है अपने वजन के कारण इस बीकर के नीचे बैठ गया। आप तो पानी को गंदा करके गए थे और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे फिर पुनः बैठ गया, जिससे कि आहार का पानी फिर साफ हो गया, थोड़ा सा भी है तो ये क्या हुआ। उसी तरह ये बीकर में हो रहा है, इसमें हम पूरा मिक्स कर दिए थे, उसके बाद अस्थिर इसको छोड़ दिए बिना हिलाए डुलाए। तो जब अस्थिर छोड़ दिए तो क्या हुआ, ये हैवी होने के कारण, इनसॉल्युबल होने के कारण नहीं, हैवी होने के कारण ये धीरे धीरे क्या हुआ, मिला हुआ जो बालू और मिट्टी जो मिला हुआ था हैवियर सब्सटेंस, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे इस सतह पे बैठ गया और ऊपर का पानी फिर क्या हो गया, साफ हो गया। हम दूसरा बीकर लेंगे और एक ग्लास का स्टिक लेंगे और इसके सहारे से इसको यहाँ से इस तरह से इसको गिराएंगे तो इसमें जो होगा वो सॉलिड पदार्थ यहाँ जम जाएगा और इसमें धीरे धीरे करके ये जो है साफ पानी इसमें आ गया। तो जैसे ही हम इससे पानी को इसमें डाल रहे हैं, लिक्विड को इसमें डाल रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, डिकेंटेशन कर रहे हैं। तो डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन एक दूसरे का पूरक है। सेडिमेंटेशन अगर नहीं होगा तो डिकेंटेशन कभी हम कर नहीं सकते हैं। सेडिमेंटेशन होगा तभी डिकेंटेशन हो सकता है। तो सेडिमेंटेशन के लिए पहला ये वर्ड ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस सेपरेशन का प्रोसेस नहीं है। सेडिमेंटेशन, इसमें हम दो पदार्थ को अलग नहीं करते हैं। डिकेंटेशन सेपरेशन का मेथड है, इसमें हम दो पदार्थ को अलग कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन बस यहाँ तक ही सीमित था, जब तक कि हम बीकर को अस्थिर छोड़ दिए, हैवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो नीचे बैठ गया, यहाँ तक सेडिमेंटेशन है। और जब हम अलग कर रहे हैं तो ये डिकेंटेशन है, इसको समझना है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सेडिमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन, तो नो, सेडिमेंटेशन सेपरेशन का मेथड नहीं है। अब क्वेश्चन मेरा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन इज ए प्रोसेस मेथड ऑफ सेपरेशन? यस,
तब ये दोनों एक साथ रहेगा, तभी हम कहेंगे कि ये मेथड क्या है, सेपरेशन का मेथड है। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को एक साथ इसीलिए पढ़ा जाता है कि आधा काम ये किया, सॉलिड नीचे बैठ गया, इनसॉल्युबल हैवियर इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे बैठ गया, और बाकी फिर डिकेंटेशन के द्वारा हम उसको सेपरेट कर दिए। तीसरा है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन भी हम लोग घर में, आपके घर में डेली होता है। कैसे, कहाँ पे? तो आपके अधिकतर लोगों के घरों में चाय बनता है सुबह शाम दोपहर, सब सुबह शाम तो जरूर बनता होगा प्रत्येक लोगों के घर में। तो क्या होता है वहाँ पे? दूध मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, इतना चीज़ होता है। और जब चाय बनता है तो एक फिल्टर करने के लिए एक छन्ना लाते हैं, और उसमें क्या होता है कि चाय अलग हो जाता है और चाय पत्ती उसके ऊपर अटक जाता है। तो ये क्या है? फिल्ट्रेशन है। चलिए, अब तीसरा है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। हम सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल, अभी एक चाय बनाने के क्रम में हम एक वर्ड यूज किए, चीनी, दूध, पानी, मिल्क, वाटर, चीनी, चाय पत्ती, शुगर और चाय पत्ती, चार चीज को यूज किए। तो जो चाय पत्ती है वो इनसॉल्युबल सॉलिड है, लेकिन चीनी क्या है, नमक क्या है, ये सॉल्युबल सॉलिड्स है। ये पानी में मिल जाता है या किसी और दूसरे लिक्विड में भी कुछ सब्सटेंस मिल जाते हैं, उसको कि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, तो उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, सॉल्युबल सॉलिड। अब उस सॉल्युबल सॉलिड को हमको अलग करना है, तो इसके लिए एक मेथड है इवोपरेशन। तो अब इसको साफ करते हैं। तो इवोपरेशन में होता क्या है? इवोपरेशन में होता है क्या कि हम दो इवोपरेशन पहले क्या होता है कि हम किसी भी सॉलिड को या लिक्विड को गर्म करते हैं। जैसे पानी को हम एक बर्तन में लिए और इसको हम गर्म कर रहे हैं। गर्म करते हैं इसको, वो करते हैं, तो ये जो वाटर है ये जलवाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है और ये इसका मात्रा धीरे धीरे कमते चला जाता है। तो ये है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं किसको, लिक्विड को, और उसको हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इवोपरेशन is a method in which we converting a liquid into vapor is called evaporation। एक लिक्विड को हम वेपर में गर्म करते, चेंज करते हैं बाय हीटिंग, गर्म करने पर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर करते हैं, तो ये लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही इवोपरेशन कहते हैं। तो इस मेथड के द्वारा हम इनसॉल्युबल सॉलिड को सॉल्युबल सॉलिड को हम उसके अन्य सब्सटेंस मतलब लिक्विड से सॉल्युबल सॉलिड को अलग करते हैं। तो चलिए, ये जो है इसमें चीनी भी मिला हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर इसको कहते हैं, जिसमें कि मिले हुए पदार्थ का जो पार्टिकल हमको दिखाई नहीं देता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और जिसमें कि पार्टिकल अलग अलग दिख जाए उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है नमक और पानी का घोल
शुगर और वाटर का घोल, ये सब जो है वो होमोजीनियस होता है, इसमें आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगा। तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये जो इसमें जो पानी का मात्रा है वो तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जलवाष्प बनेगा और जलवाष्प बन करके उड़ जाएगा। और शुगर इसमें मिला हुआ है, चीनी या और साल्ट मिला हुआ, कुछ भी मिला हुआ है, वो क्या होगा, पानी जैसे जैसे खत्म होते जाएगा इसका वाष्पीकृत होते जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, चीनी इसके सतह पर हमको, या शुगर, ये नमक साल्ट जो है इसके सतह पर हमको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस इवोपरेशन इसी को कहते हैं। और इसमें हमको सिर्फ एक चीज़ प्राप्त होता है, वो क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड। और जो लिक्विड था वो क्या हो गया, वाष्पीकृत होकर के वो उड़ गया, वायुमंडल में जाकर के मिल गया। तो इसमें हमको सिर्फ इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है। दूसरा एक वर्ड आया था यहाँ पर, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है इवोपरेशन का। हम क्या किए कि जब हम लिक्विड को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट किए तो वो हुआ इवोपरेशन। और इसका उल्टा सोचिए तो वेपर को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन इसको हिंदी में कहते हैं। तो इवोपरेशन का जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है कंडेंसेशन, अपोजिट वर्ड है कंडेंसेशन। तो इवोपरेशन में हम लोग करते क्या है कि गर्म करने के बाद लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन में क्या होता है कि वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा जो एक वर्ड आया था, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जो है ये इवोपरेशन और कंडेंसेशन को जब दोनों को का प्रक्रिया एक साथ हो उसी को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या होता है, देख लीजिए, फिगर से आसानी से समझ में आएगा। ये एक मिक्सचर है, चलिए मान लीजिए वाटर प्लस साल्ट का है। ये गर्म, जब हम इसको एक बर्नर के सहायता से इसको हम गर्म कर रहे हैं तो साल्ट तो धीरे करके यहाँ पे रहेगा ही, लेकिन ये पानी क्या होगा, वाटर क्या होगा, गर्म होने के बाद इसमें इवोपरेशन होगा। ये इवोपरेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इवोपरेशन होगा तो ये वाष्प वेपर जो है वो इसके सहायता से इस रास्ते से सब तरफ पैक है, तो उसको ये वेपर को निकलने के लिए यही एक रास्ता है। तो इससे निकल करके ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पर ये एक, यहाँ पर भी एक पैक जार है और इसके चारों तरफ एक दूसरे जार में आइस डाला हुआ है। इसमें क्या होगा, वेपर जब यहाँ पहुँचेगा तो ये आइस के कारण, आइस ठंडा करता है, तो ठंडा होने के कारण फिर से ये क्या होगा, पानी में के बूंद में ये चेंज होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन है। तो यहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है और यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। और इस होल प्रक्रिया को ही डिस्टिलेशन कहते हैं।
तो इसमें आपको क्या मिला, इसमें जो वाटर जो था यहाँ पे या लिक्विड जो था यहाँ पे, वो पुनः आपको ये लिक्विड प्राप्त हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिलेगा, ये साल्ट या जो भी सॉल्युबल सॉलिड है वो यहाँ पे आपको सॉल्युबल सॉलिड मिल जाएगा, यहाँ पर सॉल्युबल सॉलिड्स यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर ये लिक्विड मिल जाएगा। तो इस होल प्रक्रिया को ही डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये पानी के साथ जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर जो वाटर, अगर हम वाटर यहाँ पर डाले हुए हैं, वाटर और शुगर या जिसका भी मिक्सचर है, तो जब वाटर यहाँ पर पहुँचता है तो ये एक प्योरेस्ट वाटर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है और इसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और ये वाटर जो होता है ये कई यूज में आता है। जैसे पहला यूज इसका है कि जब आप बीमार पड़ते हो तो जब आपका डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है और पानी जो आपके बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, देखते हुए इतना उजला सा बोतल होता है, 1 लीटर, हाफ लीटर, 200 ml, 250 ml का, वो उल्टा लटका करके उसके आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वो पानी भी, वो वाटर भी डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। दूसरा कि जिसके घर में बैटरी वगैरह होगा तो देखते होंगे कि टाइम टू टाइम 2 महीने 3 महीने पे 1 महीने पे आपके पापा या भैया उसमें एक बोतल पानी ला करके डालते हुए दिखते होंगे या डालते होंगे। तो वो बोतल खरीद करके मार्केट से लाए, उसके अंदर भी डिस्टिल्ड वाटर होता है जो कि आपके बैटरी में डाला जाता है। तो ये हुआ। और दूसरा चीज़ है कि ये पीने के लिए सबसे शुद्ध पानी है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो पीने के लिए सबसे शुद्ध पानी होता है। तो कहीं कहीं आपको किताब में भी ये चीज़ आपको मिलेगा लिखा हुआ कि रेन वाटर इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इसका आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप वर्षा के पानी में आप एक चीज़ जान लीजिए कि जितना प्योर वाटर रहेगा, जितना शुद्ध वाटर रहेगा, उसमें साबुन या सर्फ का झाग उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो आप जब बरसात का भी मौसम है या आप इसको अपने ऊपर भी यूज करके देख सकते हो। मोटर का पानी या जो सप्लाई है आपके घर में, उस पानी से आप नहाइए और साबुन लगा के नहाइए, तब उसका झाग बनने का मात्रा देखिए। और वर्षा हो रहा हो, वर्षा में जा कर के स्नान कीजिए और उस समय साबुन का प्रयोग कीजिए, तो अपने आप आपको लगेगा, दिख जाएगा कि वर्षा के पानी में जो झाग बन रहा है वो अधिक झाग बनता है। तो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहाँ पर भी इवोपरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही होती है, इसीलिए वो पानी भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। लेकिन होता क्या है कि इसको लोग प्योर इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे वायुमंडल में हम लोगों मनुष्यों के द्वारा ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया गया है कि काफ़ी अधिक मात्रा में धूल कण वगैरह और बहुत सारा हानिकारक पदार्थ जो है हम लोग वायुमंडल में पहुंचा चुके हैं। जिससे क्या होता है कि जब वर्षा का पानी जब जलवाष्प जल के रूप में कन्वर्ट होता है जाकर आसमान में जाकर के ठंडा होने पर, तो वो उस पानी के साथ वो हानिकारक तत्व भी उसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण कि वो हमारे लिए कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग खुद उसको क्या कर दिए, वायुमंडल को इतना गंदा किए हुए हैं, पॉल्यूटेड कर चुके हैं कि हानिकारक तत्व वर्षा के पानी में भी मिल जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस है। नदी है, तालाब है, समुद्र है, वहाँ से क्या होता है, सूरज का गर्मी पा करके वो जलवाष्प में कन्वर्ट होता है और वो फिर ऊपर जाता है। ऊपर जा कर के जब वो ठंडा होता है, ठंडा होकर के क्षोभ मंडल में तो पुनः फिर क्या होता है, पृथ्वी वो ठंडा होकर के जलवाष्प से वो पानी के छोटे छोटे बूंद में कन्वर्ट होता है
और वायुमंडल जब उसके वजन को नहीं रोक पाता है तो वो पानी वर्षा के रूप में क्या होता है, पृथ्वी पर आकर के पुनः गिरता है। तो वहाँ पर भी यहाँ से नीचे इवोपरेशन हुआ, ऊपर जाकर के कंडेंसेशन हुआ, और जिसके कारण कि वर्षा होता है। इसलिए वो शुद्ध ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, जस्ट लाइक डिस्टिलेशन वहाँ पर भी हो रहा है। तो ये है आज का क्लास। अब जो रेस्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में कल होगा। थैंक यू।